भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य के अंतर्गत उच्च न्यायालय और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनकी जो पूरी रूपरेखा दी गई है, आज उसे गहराई से डिकोड किया जाएगा। और ये भी बता दूं कि आज की चर्चा का आधार संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और जो पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हैं उनका बेहद बारीक विश्लेषण है। बिल्कुल, संविधान के भाग 6 की शुरुआत अनुच्छेद 214 से होती है। हाँ, आर्टिकल 214। राइट। और ये अनुच्छेद बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अब ये सुनने में बहुत सीधा और तार्किक लगता है कि हर राज्य की अपनी एक शीर्ष अदालत होनी चाहिए, लेकिन अगर व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो क्या भारत के हर एक राज्य में आज अपना एक अलग उच्च न्यायालय है? यहीं पर पेंच फंसता है। बिल्कुल, परीक्षा के नजरिए से यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जी हाँ, और यही वो जगह है जहाँ संविधान का व्यावहारिक पक्ष सामने आता है। मतलब संविधान निर्माताओं को ये पता था कि भविष्य में राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। छोटे राज्य बन सकते हैं। एकदम सही। और हर छोटे राज्य के लिए तुरंत एक पूरा उच्च न्यायालय स्थापित करना आर्थिक और प्रशासनिक रूप से शायद संभव न हो। इसीलिए उन्होंने अनुच्छेद 231 का प्रावधान किया। आर्टिकल 231। हाँ, यह अनुच्छेद संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ये पिछले वर्षों की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, मतलब PYQ के लिहाज से, एक बहुत बड़ा बिंदु रहा है। अगर हम इसके वास्तविक उदाहरणों को देखें तो पंजाब और हरियाणा का संयुक्त उच्च न्यायालय इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। ये न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है और दोनों राज्यों के साथ साथ चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का भी पूरा काम देखता है। इसी तरह अगर हम पूर्वोत्तर भारत में देखें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जी, जो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए एक संयुक्त अदालत के रूप में काम करता है। तो ये स्पष्ट करता है कि नियम भले ही अनुच्छेद 214 में हों, लेकिन अपवाद और व्यावहारिकता अनुच्छेद 231 में बसती है। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि ये व्यावहारिकता केवल राज्यों के बंटवारे तक सीमित नहीं है। ये उच्च न्यायालय की संरचना में भी दिखाई देती है। वो कैसे? देखिए, अनुच्छेद 216 कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान ने अन्य न्यायाधीशों की कोई निश्चित संख्या तय नहीं की है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब यह है कि न्यायाधीशों की संख्या पूरी तरह से लचीली रखी गई है? बिल्कुल लचीली है, और ये इसलिए रखा गया है क्योंकि हर राज्य की आबादी का आकार और वहाँ लंबित मुकदमों का बोझ अलग अलग होता है। जाहिर है। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमों की संख्या सिक्किम उच्च न्यायालय से कहीं ज्यादा होगी, इसलिए एक ही कठोर नियम सब पर लागू नहीं किया जा सकता। तो आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रपति न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही तार्किक है। लेकिन जब बात इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की आती है तो प्रक्रिया काफी दिलचस्प हो जाती है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल। लेकिन ये फैसला राष्ट्रपति अकेले नहीं लेते। इसमें परामर्श का एक बहुत ही जटिल गणित शामिल है। और अगर पुराने प्रश्नपत्रों का विश्लेषण किया जाए तो ये परीक्षाओं का मतलब एक बहुत ही पसंदीदा हिस्सा है। इसे परीक्षकों का पसंदीदा हिस्सा होना ही चाहिए, क्योंकि ये शक्तियों के पृथक्करण, जिसे हम सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। राष्ट्रपति जब किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो उन्हें 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं से परामर्श करना होता है। पहला, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI। दूसरा, संबंधित राज्य के राज्यपाल, और तीसरा, उसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर हम इसे गहराई से सोचें तो इस त्रिस्तरीय परामर्श के पीछे एक बहुत बड़ा कारण नजर आता है। क्या कारण? देखिए, राज्यपाल की भूमिका राज्य की कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के न्यायिक मानकों का पालन हो रहा है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उस राज्य की स्थानीय न्यायिक जरूरतों और वकीलों की क्षमता का सबसे अच्छा अंदाजा होता है। एकदम सही विश्लेषण है। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि नियुक्ति में किसी एक व्यक्ति या संस्था का एकाधिकार ना हो। और अगर योग्यताओं की बात की जाए तो वहां भी एक खास तरह का संतुलन रखा गया है ना। हाँ, भारत का नागरिक होने के साथ साथ व्यक्ति के पास या तो 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर काम करने का अनुभव होना चाहिए, या फिर उसे 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए।
यानी अनुभव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बिल्कुल। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इसी तरह के सीधे लगने वाले तथ्यों में परीक्षार्थी उलझ जाते हैं। हाँ, वो ट्रैप में फंस जाते हैं। बिल्कुल। एक जगह जहां अक्सर अच्छे खासे तैयारी करने वाले छात्र भी गलती कर बैठते हैं, वो है न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की उम्र। दिमाग में अक्सर 65 साल का आंकड़ा बैठा होता है। हाँ, और यही परीक्षा का सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। ये शायद न्यायपालिका से जुड़े विषयों में सबसे ज्यादा होने वाली गलती है। वास्तविकता ये है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। 62 ईयर्स। जी, 65 वर्ष की आयु सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए निर्धारित है। इस बुनियादी फर्क को समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये अंतर इसलिए भी रखा गया है ताकि उच्च न्यायालय के बेहतरीन और अनुभवी न्यायाधीशों को बाद में पदोन्नत करके सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सके, जहां वे 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवा दे सकें। क्या बात है। ये तर्क इस तथ्य को याद रखने में बहुत मदद करेगा। बिल्कुल। इसी तरह की एक और आम गलतफहमी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर भी देखने को मिलती है। क्या गलतफहमी? अक्सर ये मान लिया जाता है कि चूंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो शायद जिला न्यायाधीश की नियुक्ति भी सीधे केंद्र सरकार या राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती होगी। हाँ, ये एक बहुत ही तार्किक लगने वाला भ्रम है, लेकिन अनुच्छेद 233 स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। आर्टिकल 233? जी, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं, बल्कि उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। और यहाँ भी एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। वो शर्त क्या है? राज्यपाल ये नियुक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं कर सकते, उन्हें उच्च न्यायालय से परामर्श करना अनिवार्य होता है। ओहो, यानी जमीनी स्तर पर भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और पहलू है जो अक्सर व्यवस्था की समझ पर सवाल खड़े करता है। कई बार ये धारणा बन जाती है कि जिला और अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय से पूरी तरह स्वतंत्र होकर अपना काम करते हैं। देखिए, ये धारणा इसलिए बनती है क्योंकि हम हमेशा स्वतंत्र न्यायपालिका की बात सुनते आए हैं, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ समझना होगा। न्यायपालिका सरकार और राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र है, लेकिन अपने आंतरिक ढांचे में वो पूरी तरह से एक पदानुक्रम यानी हायरार्की से बंधी हुई है। अनुच्छेद 235 स्पष्ट करता है कि अधीनस्थ न्यायालय पूरी तरह से उच्च न्यायालय के प्रशासनिक और न्यायिक नियंत्रण में होते हैं। अच्छा, मतलब पूरा कंट्रोल हाईकोर्ट का है? जी, उनकी पोस्टिंग, प्रमोशन और यहाँ तक कि छुट्टी से जुड़े सारे मामले उच्च न्यायालय ही तय करता है। और अगर ये नियंत्रण उच्च न्यायालय के पास ना होकर राज्य सरकार के पास होता, तो कोई भी स्थानीय राजनेता जिला न्यायाधीश पर दबाव बना सकता था? बिल्कुल बना सकता था। वो कह सकते थे कि अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आया तो जज का ट्रांसफर किसी दूर दराज के इलाके में कर दिया जाएगा। इसलिए ये नियंत्रण असल में अधीनस्थ न्यायालयों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही बनाया गया है। एकदम सही। यही वो बिंदु है जो रटने वाली पढ़ाई और समझकर की गई पढ़ाई के बीच का अंतर तय करता है। अब उस रोमांचक सवाल की ओर लौटते हैं जिसके साथ आज की चर्चा शुरू हुई थी। शक्तियों का खेल और अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता। हाँ, आर्टिकल 226 की रिट ज्यूरिसडिक्शन। क्या कोई उच्च न्यायालय किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? इसका जवाब इसी अनुच्छेद 226 में छिपा है। ये न्यायपालिका के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है। देखिए, ये सच है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश की शीर्ष अदालत है, लेकिन जब रिट जारी करने की शक्तियों की तुलना की जाती है तो परिदृश्य बदल जाता है। वो कैसे बदलता है? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल और केवल मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के मामले में ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को ये शक्ति देता है कि वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी भी अन्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी नागरिक के साधारण कानूनी अधिकार जैसे संपत्ति का अधिकार या किसी अनुबंध से जुड़े अधिकार उनका हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट से रिट की मांग नहीं कर सकता। लेकिन वो उच्च न्यायालय का दरवाजा जरूर खटखटा सकता है। बिल्कुल खटखटा सकता है। इस लिहाज से उच्च न्यायालय का रिट का दायरा कहीं अधिक विस्तृत है। और ये जो 5 प्रकार की रिट हैं, अक्सर इनके लैटिन नाम बहुत डरावने लगते हैं।
हाँ, नाम सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडमस, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। लेकिन लैटिन नामों से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर हम इनके पीछे के काम को समझ लें। बिल्कुल। आसान भाषा में समझते हैं। उदाहरण के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का सीधा मतलब है शरीर को प्रस्तुत करना। अगर पुलिस या कोई संस्था किसी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी आधार के गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखती है, तो उच्च न्यायालय ये रिट जारी करके उस व्यक्ति को अदालत में पेश करने का आदेश देता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा हथियार है। और परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य निभाने से मना कर रहा है, तो अदालत उसे अपना काम करने का आदेश दे सकती है। सही कहा। और उत्प्रेषण और प्रतिषेध का इस्तेमाल तब होता है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने की कोशिश करती है। और अंत में अधिकार परीक्षा, जिसका अर्थ है किस अधिकार से। जी। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी पद पर बैठ जाता है जिसके लिए वो योग्य नहीं है, तो अदालत पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से इस पद पर हैं। इन 5 रिट्स के माध्यम से उच्च न्यायालय राज्य के हर प्रशासनिक और कानूनी ढांचे पर अपनी पैनी नजर रखता है। इसी शक्ति को और मजबूत बनाता है अनुच्छेद 215। आर्टिकल 215। हाँ, जो उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड उसका दर्जा देता है। अभिलेख न्यायालय होने के 2 बहुत ही गहरे अर्थ हैं। क्या है वो? पहला, उच्च न्यायालय के सभी फैसले एक रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और राज्य की सभी निचली अदालतों को उन फैसलों को एक नजीर मतलब एक प्रेसिडेंट के तौर पर मानना ही होता है। बिल्कुल। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसके लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। अगर कोई अदालत के आदेशों की अनदेखी करता है या अदालत के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो उसे सीधा दंडित किया जा सकता है। बहुत सही। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद 222 है, जो राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से गहरा विचार विमर्श करने के बाद किसी भी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जी। यह सुनिश्चित करता है कि पूरे देश की न्यायपालिका एक एकीकृत व्यवस्था के रूप में काम करे। अब जब उच्च न्यायालय के शिखर को समझ लिया गया है, तो पिरामिड में थोड़ा नीचे उतरकर अधीनस्थ न्यायालयों की वास्तुकला को समझना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। ये ढांचा अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक फैला हुआ है। जिला स्तर पर न्यायपालिका का जो स्वरूप है वो बहुत ही व्यवस्थित है। इस ढांचे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ही न्यायाधीश अलग अलग भूमिकाओं में नजर आता है। हाँ, उच्च न्यायालय के ठीक नीचे जिले में सबसे बड़ी अदालत होती है। जब वही न्यायाधीश संपत्ति, विवाह या अनुबंध जैसे सिविल मामलों की सुनवाई करता है, तो उसे जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। लेकिन जब वही न्यायाधीश हत्या या डकैती जैसे गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, तो उसे सत्र न्यायाधीश यानी सेशंस जज कहा जाता है। स्पष्ट करता है। और इसी कड़ी में अनुच्छेद 234 भी एक बेहद अहम भूमिका निभाता है। आर्टिकल 234। जी, यह जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों जैसे मजिस्ट्रेट या सिविल जज उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया तय करता है। यहाँ एक त्रिस्तरीय सुरक्षा कवच देखने को मिलता है। इस त्रिस्तरीय प्रक्रिया में राज्य के राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय तीनों की भूमिका होती है। बिल्कुल। आमतौर पर राज्य लोक सेवा आयोग एक कठिन परीक्षा आयोजित करता है, लेकिन नियुक्ति से पहले उच्च न्यायालय का परामर्श अनिवार्य होता है। ये जटिल प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है ताकि जमीनी स्तर की अदालतों में भी केवल योग्य, निष्पक्ष और कानून के जानकार लोग ही पहुंचें। निचली अदालतें आम नागरिक के लिए न्याय का पहला दरवाजा होती हैं, इसलिए वहां कार्यपालिका के हस्तक्षेप को पूरी तरह से रोका गया है। अगर वर्तमान परीक्षाओं के बदलते स्वरूप को देखा जाए, तो सीधे तौर पर अनुच्छेद पूछने का चलन अब काफी कम हो गया है। हाँ, पैटर्न बदल रहा है। अब विश्लेषणात्मक और कथन कारण यानी स्टेटमेंट रीजन वाले जटिल प्रश्न ज्यादा देखने को मिलते हैं। आज की इस चर्चा के आधार पर एक बहुत ही संभावित परीक्षा प्रश्न तैयार किया जा सकता है, जो अनुच्छेद 226, 227 और 235 के सिद्धांतों को आपस में जोड़ता हो। बिल्कुल। उदाहरण के लिए परीक्षा में कथन दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 235 के तहत
उच्च न्यायालय का राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण प्रशासनिक और न्यायिक नियंत्रण होता है। ये असर्शन हो गया। जी, और इसके पीछे का कारण ये दिया जा सकता है कि ये सख्त नियंत्रण इसलिए आवश्यक है ताकि अधीनस्थ न्यायपालिका को राज्य की कार्यपालिका और स्थानीय राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्र रखा जा सके। ये सवाल सिर्फ ये नहीं जांचता कि परीक्षार्थी को अनुच्छेद याद है या नहीं, बल्कि ये व्यवस्था की गहराई को टटोलता है। इस मामले में कथन और कारण दोनों पूरी तरह से सत्य हैं और कारण कथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। एकदम सही। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, अगर प्रमोशन और ट्रांसफर की शक्ति राज्य सरकार के पास होती तो जिला जजों पर राजनीतिक दबाव बनाना बहुत आसान हो जाता। और यही वो बिंदु है जहां अनुच्छेद 227 भी तस्वीर में आता है। आर्टिकल 227? जी, ये उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति देता है, यानी सुपरिंटेंडेंस। उच्च न्यायालय केवल अपील सुनने की जगह नहीं है, वो एक अभिभावक की तरह ये भी देखता है कि निचली अदालतें अपनी हदों में रहकर सही ढंग से काम कर रही हैं या नहीं। बहुत ही शानदार विश्लेषण। तो फटाफट से एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे तथ्य बिल्कुल साफ हो जाएं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। अनुच्छेद 214, हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट। अनुच्छेद 217, जजों की नियुक्ति और उनकी योग्यताएं। अनुच्छेद 226, हाई कोर्ट की रिट जारी करने की विस्तृत शक्ति। अनुच्छेद 227, सभी निचली अदालतों पर हाई कोर्ट का पर्यवेक्षण। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। और अंत में अनुच्छेद 235। अधीनस्थ न्यायालयों पर हाई कोर्ट का पूरा प्रशासनिक नियंत्रण। बेहतरीन। अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा को एक सूत्र में पिरोया जाए तो उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायपालिका की एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक तस्वीर उभर कर आती है। बिल्कुल आती है। ये यात्रा अनुच्छेद 214 से शुरू होती है, जो हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की नींव रखता है। फिर बात आती है अनुच्छेद 217 की, जो जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के बीच संतुलन बनाता है। इसके बाद कहानी पहुंचती है अनुच्छेद 226 पर, जो उच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा रिट अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, ताकि नागरिकों के मौलिक और कानूनी दोनों अधिकारों की रक्षा हो सके। पर अंत में ये व्यवस्था अनुच्छेद 233 और 235 के माध्यम से जिला स्तर पर उतरती है, जहां राज्यपाल जजों की नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन उनका पूरा नियंत्रण उच्च न्यायालय के हाथों में सौंप दिया जाता है, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जमीनी स्तर तक बरकरार रहे। जी। रिटायरमेंट की उम्र में 62 और 65 वर्ष का जो अंतर है, वो भी इस व्यवस्था के बारीक धागों में से एक है, जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए। इस पूरे ढांचे का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभरकर सामने आता है। कैसा सवाल? यह एक ऐसा विचार है जो संविधान की किताबों में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन इसी व्यवस्था की कार्यप्रणाली से पैदा होता है। आज यह स्पष्ट हो गया है कि अनुच्छेद 235 और 227 के माध्यम से उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों पर ऊपर से नीचे का एक बहुत ही सख्त नियंत्रण है। टॉप डाउन कंट्रोल। हाँ। ये